देखिए भाई, कल हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे एंट्रोपी के बारे में। और एंट्रोपी का मतलब मैंने क्या बताया था? रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डर, है ना? डिसऑर्डर। मैंने आपको बताया था एक सॉलिड से अगर कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज होगी। डिसऑर्डर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ेगी तो प्लस में होगी और एंट्रोपी घटेगी तो माइनस में होगी। अगर लिक्विड से गैस बन रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब वो पॉजिटिव हो रही है। अगर कम हो रही है तो नेगेटिव हो रही है। यानी अगर गैस से लिक्विड बनाओगे तो एंट्रोपी नेगेटिव हो जाएगी, लिक्विड से सॉलिड तो एंट्रोपी नेगेटिव हो जाएगी। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, मतलब फेज चेंज होता है, ठीक है ना? और फिर उसके बाद में जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि अगर मैं दो गैसेस को मिला रहा हूं, जैसे हमने ये दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को लिया, N2 और O2, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर तो कोई भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अगर ये दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मैंने मिलाया, रिएक्शन नहीं कराई है, मिलाया है, बताओ एंट्रोपी बढ़ी की घटी? बोलो जल्दी भाई। बढ़ गई ना? प्योर गैस में एंट्रोपी कम रहती है और मिला देते हो तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, डिसऑर्डर बढ़ जाता है। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए? क्या हो जाएगी भाई? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो हम लिख सकते हैं प्योर गैस एस लेस रैंडमनेस। रैंडमनेस प्योर गैस में कम होती है और मिला देते तो ज्यादा हो जाती है। अब जैसे अगर सपोज करो मैंने आपको एक रिएक्शन दी है, N2 + 3H2 gives 2NH3। इस रिएक्शन के अंदर बताइए एंट्रोपी बढ़ी है कि घटी है? यहां देखो रिएक्शन हुई है, यहाँ मिक्सचर नहीं है, यहाँ रिएक्शन हुई है। एंट्रोपी बढ़ी है कि घटी है? एंट्रोपी कम हुई है। क्यों कम हुई है? हाँ, फिर एंट्रोपी का क्या हुआ? बढ़ी है कि घटी है? क्यों? क्यों? उसका रीजन क्या है? मिक्स या रिएक्शन से मतलब नहीं है, रीजन क्या है? ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ नेगेटिव हो जाएगी। देखो बेटा, आंसर आपका सही है, लेकिन आपको उसके पीछे के रीजन मालूम होना चाहिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो पहले की तरह नहीं रहे। अब आते हैं रीजन और एसर्शन वाले क्वेश्चन, और उसके लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट और उसकी डिटेल का मालूम होना बहुत जरूरी है, वरना रीजन एसर्शन वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो डेल्टा इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों है यहाँ? क्यों है भाई? उसे नहीं समझाना है, मैंने ये समझना है कि इसकी वैल्यू क्यों कम है। देखो बेटा, यहाँ नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 6। नाइट्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है। 6 और 2 कितने हो गए? 8। यहाँ नाइट्रोजन के 2 है और हाइड्रोजन के कितने हैं? 6 है। यहाँ भी 8 एटम्स है कि नहीं है? 8 एटम ने यहाँ कितना वॉल्यूम बनाया था? 3 और 1 4 वॉल्यूम। और 8 एटम ने यहाँ कितना वॉल्यूम बनाया? 2 वॉल्यूम। समझ रहे हो? 8 एटम यहाँ भी है, 8 एटम यहाँ भी है, पर 8 एटम कितना वॉल्यूम ले रहे थे? 4 वॉल्यूम। 8 एटम कितना वॉल्यूम ले रहे हैं? तो वॉल्यूम कम हो गया, मतलब ये अच्छे खासे ऑर्डर में लग गए कि नहीं? और ऑर्डर में लग गए तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। यानी ये ऑर्डर में आ गए, यानी डिसऑर्डर कम हो गया, यानी रैंडमनेस कम हो गई, इसलिए डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आया बेटा? ठीक है। अब मैं आपसे अगर ये बोल दूं, मैं ये बोल दूं कि A+B ने मिलकर बनाया 2C, बताइए यहां पर क्या हुआ? ये है आपका सॉलिड, ये है गैस, और ये बना है आपका गैस। अब बताइए ऑर्डर बढ़ा या कम हुआ? क्या हुआ है? बढ़ा है ना? देखो, सॉलिड को एक बात याद रखना, यहाँ पर हम काउंट ही नहीं करते हैं। ये सारी चीजें किसके लिए लग रही हैं? गैस के लिए। तो इसका क्या है आपका? 1 मोल, और 1 मोल से कितने मोल गैस बन रही है?
2 मोल बन रही है कि नहीं? तो यहां पर एंट्रोपी क्या हुई है, बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सेम वही बात जो मैंने पहले कही थी, किसके लिए, एनर्जी के लिए और एंथैल्पी के लिए। वैल्यू ऑफ एस इज नॉट मेजरेबल, वैल्यू ऑफ एस इज नॉट मेजरेबल, लेकिन हम क्या मेजर कर सकते हैं, चेंज इन एस, बट डेल्टा एस इज मेजरेबल, इसे मेजर कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम एनर्जी को मेजर करते आ रहे थे किस फॉर्मूले से, Q प्लस डब्ल्यू से, चेंज इन एनर्जी को, है ना। फिर हमने उसके डिफरेंट डिफरेंट बना ली थे। एंथैल्पी में भी चेंज इन एंथैल्पी को निकाल लेते, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही डेल्टा एस भी मेजरेबल होता है। और डेल्टा एस को हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, तो समझिएगा जरा। मैंने एक पिस्टन लिया, ये सिलेंडर लिया, इसके अंदर मूवेबल पिस्टन लगाया, इसके अंदर मैंने गैस भरी है, ये गैस भरी है। और अब मैंने बेटा इसे क्या कर दिया, मैंने पाइवॉट कर दिया, क्या कर दिया, पाइवॉट कर दिया। और मैंने हीट देना चालू करी, मैंने इसे हीट देना चालू करी, हीट गिवन स्लोली, धीमे धीमे मैंने हीट देना चालू करी। हीट को काय से दिखाते हैं, क्यू से, किससे दिखाते हैं, मैंने क्यू देना चालू करी। और मैंने यहां पर टेम्परेचर को कैसा रखा, कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, टेम्परेचर को मुझे क्या करना है, कांस्टेंट करना है। स्लोली दे रहा हूं तो टेम्परेचर वैसे भी कांस्टेंट रहेगा। तो बताओ अब ये हीट का क्या काम होगा, रैंडमनेस को इंक्रीज करेगा, ये क्या करेगा, रैंडमनेस को ही तो इंक्रीज करेगा भाई। अब मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेंगे, रैंडमनेस इंक्रीजेस, यहाँ रैंडमनेस इंक्रीज होगी। रैंडमनेस को किससे दिखाते हैं, एस से। तो चेंज इन रैंडमनेस क्या हो जाएगी, डेल्टा एस, यानी ये चेंज इन एंथैल्पी हो गई है। तो ये बताइए, यहां पर हमें ये बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हीट देने पर रैंडमनेस बढ़ रही है, मतलब हीट रैंडमनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा ये क्यू कहां आ जाएगा, ऊपर, नहीं आई समझ में। और टेम्परेचर कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और क्योंकि हम बहुत स्लोली हीट दे रहे हैं तो ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। तो ये क्यू हीट क्या कहलाएगी, रिवर्सिबल कहलाएगी, क्या कहलाएगी। और ये फॉर्मूला हो गया आपका चेंज इन एंट्रोपी का। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हमारी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके अंदर एंट्रोपी चेंज कैसी आती है उसे हम देखने जा रहे हैं। ठीक है भाई, इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ बेटा, जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर हम एक सिस्टम को क्या करते हैं, इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स क्यू हीट, इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम, कहां से ले रहा है, सराउंडिंग से ही तो लेगा, हीट कहां से ले रहा है, सराउंडिंग से, एट टेम्परेचर टी, किसी एक टेम्परेचर टी पर, देन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, एंट्रोपी कैसे देंगे, कैसे देंगे भाई, अभी तो निकाला था हमने। तो एस सिस्टम इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू किसे हम जो सिस्टम को दे रहे हैं, ठीक है, और कैसी, रिवर्सिबल, अपॉन टी हो जाएगा। अब ये प्लस में लोगे कि माइनस में लोगे,
हीट कहां से ले रहे हो, किसे दे रहे हो, सिस्टम को दे रहे हो, तो प्लस में लोगे या माइनस में, प्लस में ही लोगे भाई, सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई है, तो आप इसे किस में लोगे, प्लस में लोगे। इसे बहुत अच्छे से याद रखना, इसे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगर सराउंडिंग, इफ सराउंडिंग loses some amount of heat at same temperature to decrease, sorry, so decrease in entropy, so decrease in entropy of surrounding will be, सबसे पहले क्या ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है यही ऊपर वाली, ठीक है। इसमें हम सिस्टम को क्यू अमाउंट की हीट दे रहे हैं, कौन दे रहा है, सराउंडिंग। मैंने आपसे कहा था आप जिसे पढ़ रहे हो वो सिस्टम है, उसके अलावा पूरी यूनिवर्स क्या है, सराउंडिंग है। तो अगर इस सिस्टम को क्यू हीट दी हमने, मतलब हम सराउंडिंग है, हमने क्यू हीट इसे दी, तो इसका क्यू हीट एनर्जी में इजाफा हुआ, तो हम इसे प्लस में लेंगे। अब मुझे बताओ सराउंडिंग की उतनी हीट का तो लॉस हो गया कि नहीं हो गया, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, अब सिस्टम की एंट्रोपी तो बढ़ी है, अब हमें ये देखना है सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कैसे होगी। तो हमने ये लिखा एज सराउंडिंग, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी माइनस क्यू सराउंडिंग, और ये भी रिवर्सिबल होगी, धीमे धीमे दे रहा है, और सेम टेम्परेचर टी पर, तो ये सराउंडिंग की एंट्रोपी हो गई। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं टोटल चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ प्रोसेस, एंट्रोपी ऑफ अ प्रोसेस, अगर पूरी प्रोसेस की टोटल एंट्रोपी चेंज कितनी हुई, तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में कितनी एंट्रोपी चेंज हो रही है और सिस्टम में कितनी एंट्रोपी चेंज हो रही है, उन दोनों का समेशन के बराबर ही तो होगी, नहीं आया समझ में। डेल्टा एस टोटल, हम टोटल एंट्रोपी निकाल रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो सिस्टम की कितनी थी, क्यू बाई टी, प्लस में सराउंडिंग की कितनी है, माइनस क्यू बाई टी, तो टोटल कितनी आई है, जीरो, कितनी आई है। तो यहां से एक बहुत ही ज्यादा एक अच्छा और एक शानदार एकदम एक स्टेटमेंट तैयार हो जाता है, कौन सा, कि व्हेन रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, व्हेन रिवर्सिबल प्रोसेस इज एडियाबेटिक, कैसी है, और एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, बताइए भाई, देयर विल बी नो हीट चेंज, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, यानी Q इजिकल्स टू जीरो हो जाता है। तो सराउंडिंग की सिस्टम की एंट्रोपी, चेंज इन सिस्टम एंट्रोपी इज जीरो, एंड चेंज इन सराउंडिंग की एंट्रोपी इज ऑल्सो जीरो एडियाबेटिक में। तो यहां पर टोटल एंट्रोपी के बारे में अगर हम बात करें, तो वही सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, ये हमेशा किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर आएगी।
रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हम बात करें तो किसमें बात करें, और यही बात अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस में करें तो तब क्या होगा। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, अच्छे से समझ में आ गई है बच्चा, पक्का, ठीक है। अब हम देखते हैं एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब अगर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है यानी जो रिवर्स नहीं हो सकती है, यानी हम अचानक ही वहां पर सडन हायर टेम्परेचर T1 रखते हैं, कंसीडर a system at higher temperature T1 and its surrounding, इसकी सराउंडिंग कैसी होगी, एट लोअर टेम्परेचर, वो एक लोअर टेम्परेचर पर होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, T2। तो Q अमाउंट ऑफ हीट, अब हीट कहां से कहां फ्लो करती है, हायर से लोअर की ओर, तो ये हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, हीट गोज इरिवर्सिबली, इरिवर्सिबली तो जाएगी ये कहां से कहां, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ठीक है। अब सिस्टम की हमने क्या मान ली है भाई, सिस्टम की हमें मालूम है -Q/T1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, सिस्टम का देखो टेम्परेचर T1 है और उसमें से हीट निकल कर जा रही है और सिस्टम में से निकल कर जा रही है तो माइनस में होगी, और सराउंडिंग की क्या हो जाएगी एंट्रोपी, क्या हो जाएगी भाई, +Q, सेम हीट गई है ना, बस टेम्परेचर अलग था तो टेम्परेचर क्या हो गया T2। अब यहां हमें टोटल एंट्रोपी निकालनी है तो ये किसके बराबर होती है, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, ठीक है। सिस्टम की एंट्रोपी क्या थी, -Q/T1 और सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या थी, Q/T2 प्लस में। तो अब हमने Q को यहां ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, T1 - T2, भाई Q को हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, ठीक है भाई, अपॉन T1 T2, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एग्री करते हो, चलिए अच्छी बात है। लेकिन हमें एक बात मालूम है, क्या मालूम है कि T1 हमारा किससे बड़ा है, T2 से बड़ा है, सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। तो T1 - T2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, और इसी बात को हम क्या कह सकते हैं, जो डेल्टा एस टोटल की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, ग्रेटर देन 0, यानी 0 नहीं होगी, यानी एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी एंट्रोपी बढ़ेगी। नहीं आया पलक, क्या समझ में आया, हाँ। अब पाल साहब ने किया एकदम सही क्वेश्चन। देखो बेटा, सबसे पहले ये स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको, अगर एक सिस्टम है और वो कैसा है, हाईर टेम्परेचर T1 पर है और सराउंडिंग जो है वो लोअर टेम्परेचर T2 पर है, यहाँ टेम्परेचर का अच्छा खासा फर्क है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे थे हम, और अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था रिवर्सिबल प्रोसेस में तो जरा याद कीजिए दोनों का टेम्परेचर हम कैसा ले रहे हैं, सेम, कैसा ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। भाई टेम्परेचर को हम यहाँ कांस्टेंट रख रहे हैं, जितना बाहर का है उतना ही अंदर का है, सिस्टम और सराउंडिंग का सेम टेम्परेचर है, इसीलिए यहां पर QT से QT माइनस हुआ तो यहां पर 0 आ गया, Q/T से Q/T माइनस हुआ तो 0 आ गया। मतलब अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस में हम बात करें तो इस प्रोसेस में जो टोटल एंट्रोपी होती है वो 0 होती है। तो हमारी पूरी दुनिया में जितनी भी रिवर्सिबल प्रोसेस चल रही है, जितनी भी रिवर्सिबल प्रोसेस चल रही है उसके लिए एंट्रोपी की वैल्यू क्या रहेगी,
चेंज इन टोटल एंट्रोपी जीरो रहेगी। सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है, तो सराउंडिंग में उतनी बढ़ या घट रही है। अगर सिस्टम में बढ़ रही है तो सराउंडिंग में घट रही है उतनी। समझ में आ रही है बात? सिस्टम में बढ़ रही है तो सराउंडिंग में घट रही है, सिस्टम में घट रही है तो सराउंडिंग में बढ़ रही है। और सेम अमाउंट से अगर रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जो बहुत स्लो चलती है, सेम सेट्स ऑफ कंडीशन में दोनों साइड जाती है, उन्हें हम बोलते हैं रिवर्सिबल। दोनों साइड जा रही है। बहुत हाई टेम्परेचर देकर अगर आपने बर्फ को पिघलाया तो वो रिवर्सिबल नहीं है। हाँ, जहां बर्फ जमी हुई है पोलर रीजन्स में, वहां बर्फ हल्की हल्की सी जमती है, हल्की हल्की सी पिघलती रहती है, इसीलिए थोड़ा 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 पानी निकलता रहता है वहां से, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। तो वो प्रोसेस कैसी है? रिवर्सिबल है। वो प्रोसेस कैसी है? रिवर्सिबल है। बात समझ में आई है? तो वहां उन प्रोसेसेस में जो रिवर्सिबल होती हैं, हाँ हम भी बता रहे थे ना, बैठो भी। तो जो रिवर्सिबल, पंचायत ना करो, बैठ जाओ। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है क्या होती है? वहां टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगी? जीरो। सराउंडिंग की बढ़ी, सिस्टम की घटी, सिस्टम की बढ़ी, सराउंडिंग की घटी। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में आए हम, जो इरिवर्सिबल है, यानी जहां पर बहुत सटीक एकदम बहुत कस के टेम्परेचर चेंज आ रहा है, बहुत कस के टेम्परेचर चेंज आ रहा है, उसे हम बोल रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। वहां क्या हो जाएगा? तो वहां आपका देखो, अब देखना, हमें इस चीज को सॉल्व करना है बेटा। आपको ये तो समझ में आया कि इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है। ये क्यू हीट तो क्या है? बराबर है। वही प्रोसेस लगा रहे हैं जो हमने किसमें लगाई थी? रिवर्सिबल है, वही रिवर्सिबल में लगा रहा हूं, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं। बस यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया? अलग अलग हो गया, टेम्परेचर अलग अलग हो गया। तो Q को तो हमने बाहर रख लिया। अब इसे सॉल्व करोगे तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू T2, यही तो होगा सॉल्व करने पर मैथमेटिकली। हमें ये मालूम है T1 बड़ा है, T1 बड़ा है, सिस्टम की एंट्रोपी बड़ी है, सराउंडिंग की एंट्रोपी छोटी है। तो यहां पर T1 में से T2 माइनस करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी कि नहीं आएगी? क्या जीरो तो नहीं आ रही है? पॉजिटिव में आ रही है। ठीक है। और अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम होता और सराउंडिंग का ज्यादा होता तो क्या होता? तो ये नेगेटिव में आ जाती वैल्यू, जीरो तो नहीं आती। जीरो तभी आ सकती है जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए? सेम हो जाए, तभी आ सकती है। और टेम्परेचर सेम तभी होगा जब प्रोसेस क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल हो जाएगी। ये रिवर्सिबल है, इसमें बराबर नहीं आ सकती है। तो फिर यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पर T1 माइनस T2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब एंट्रोपी टोटल जीरो से ज्यादा है, यानी प्लस है। मतलब यहाँ क्या होगा? डिसऑर्डर बढ़ेगा। क्या होगा? तो डिसऑर्डर कब बढ़ता है? जिस चीज को आप पढ़ रहे हो उसकी हीट ज्यादा हो सराउंडिंग से तो वो डिसऑर्डर बढ़ाएगी, और जिसकी हीट कम हो सराउंडिंग से, बहुत ज्यादा कम हो, तो वो डिसऑर्डर को कम करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई है? यहाँ एंट्रोपी या डिसऑर्डर या रैंडमनेस जीरो नहीं होता है, इरिवर्सिबल जीरो नहीं होता है। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द प्रोसेस क्या हो रही है? इरिवर्सिबल होती हैं। क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है। अब अलग अलग थर्मोडायनेमिक फंक्शन में काम करो। अब किसी चीज को आपने लिया, लोहे को लेके भैया गर्म करके, अच्छा खासा गर्म करके आपने क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया। तो अब बताओ, मेल्ट आपने कर दिया तो आपने उसे हीट दी ना, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और उसका टेम्परेचर क्या था? कम था। हमने हीट कहां से कहां दी है? सराउंडिंग से सिस्टम को दी है, सराउंडिंग से सिस्टम को हमने दी। तो मतलब यहां पर डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। और नेगेटिव आ गई तो क्या बढ़ गया? डिसऑर्डर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? अरे बेटा देखो, अभी सिस्टम की ज्यादा थी, श्रद्धा समझो बेटा, यहां किसकी ज्यादा थी? सिस्टम की ज्यादा थी, तो एंट्रोपी पॉजिटिव में आ रही थी। पॉजिटिव में आ रही मतलब रैंडमनेस, डिसऑर्डर बढ़ रहा है। ठीक है। अब हमने बाहर से हीट दी है,
तो हम हीट दे रहे हैं किसे, लोहे को हम पढ़ रहे हैं, हमने बाहर से हीट दी है, तो यहाँ T1 माइनस T2 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब डिसऑर्डर कम हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसऑर्डर कम हो रहा है, एंट्रोपी कम हो रही है, ठीक है, यानी ऑर्डरली हो रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है, तो इस बात से हमें समझना है सारी चीजें। और सराउंडिंग मतलब ये सराउंडिंग नहीं रहेगा, सराउंडिंग मतलब पूरा यूनिवर्स होगा। अभी हम इसे और भी डीप लेवल में ले जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है इन सब चीजों के स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए होंगे बेटा, ये क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। तो देखो बेटा, अब हमें यहां से एक बात समझ में आती है, हेंस एंट्रोपी जो इंक्रीज होती है वो कैसी प्रोसेस होती है, एंट्रोपी इंक्रीजेस, हमेशा इंक्रीज होती है इन अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहां पर एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर, एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इससे क्या बात समझ में आई आपको, अगर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी, समय हमेशा आगे की ओर चलता है। क्या वो रिवर्सिबल है, कि टाइम को हम पीछे कर सकते हैं, तो वो एक कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वो एंट्रोपी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। नेचर में जितनी भी प्रोसेस हो रही है, आपकी एज बढ़ रही है, क्या वो रिवर्सिबल है, तो उससे एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही। सारे इवेंट्स आगे की ओर चल रहे हैं, टाइम आगे की ओर चलता है, पीछे की ओर नहीं चलता है। कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है, तो ये क्या कर रहा है, एंट्रोपी को बढ़ा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ होल यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा 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 बढ़ती रहती है। और वैसे भी आपको मैंने कल ही बताया था कि हमारी गैलेक्सी सब एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, तो जब दूर दूर जा रही है तो वहां पर रैंडमनेस बढ़ रही है, यानी एंट्रोपी बढ़ रही है, और एंट्रोपी बढ़ रही है तो ये अपने आप में एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, समझ में आ गई बात, नहीं आई, ठीक है। या फिर इसका उल्टा हम कह सकते हैं, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। तो एक ग्लास का टूटना, कांच के ग्लास का टूटना, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और अगर वह इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें हमेशा एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वो वापस जुड़ क्यों नहीं सकता है अपने आप ही, क्योंकि उसे थर्मोडायनेमिक्स मना कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में ये हमारी बात हो गई है एंट्रोपी की। अब हम देखने जा रहे हैं एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस टाइम पर एंट्रोपी कैसे चेंज होती है। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, अब फेज कौन कौन से ट्रांजिस्ट होते हैं आपको मालूम है। अगर आपका एक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, तो हम ये कहेंगे एंट्रोपी लिक्विड की और एंट्रोपी सॉलिड की, किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, लिक्विड की या सॉलिड की, लिक्विड की ज्यादा है ना, तो उसमें से हम सॉलिड की एंट्रोपी को माइनस करेंगे तो यहां पर कुछ एंट्रोपी चेंज निकल कर आएगा। इससे हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। और यहां पर जो एनर्जी लगेगी उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे, ठीक है भाई, एनर्जी भी तो लगेगी कुछ इसे मेल्ट करने में, तो कितनी एनर्जी लग रही है, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, टीएम, टीएम मतलब टेम्परेचर एट मेल्टिंग पॉइंट,
क्या हो जाएगा? तो एस लिक्विड क्या है? तो हम इसे कहते हैं मोलर एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी ऑफ लिक्विड। इसका मतलब क्या हो जाएगा शिफत? हमने 1 मोल लिक्विड लिया और 1 मोल सॉलिड लिया और इसे 1 मोल लिक्विड में हमने कन्वर्ट किया, ठीक है? तो उसमें जो भी एंट्रोपी चेंज आएगा उसे हम मोलर एंट्रोपी ऑफ लिक्विड कहेंगे। 1 मोल लिक्विड का जो अपन फेस ट्रांजिशन कराते हैं, 1 मोल लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर दें तो वो उसकी मोलर एंट्रोपी ऑफ लिक्विड कहलाएगी। या 1 मोल सॉलिड को हम किस में कन्वर्ट कर दें? 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो वो मोल एंट्रोपी ऑफ, ठीक है? तो ये आपका बन जाएगा सॉलिड। तो हम इसे क्या बोलेंगे? मोलर एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। और टीएम क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। ऐसे ही हमारी दूसरी होती है एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है? एक जो लिक्विड रहता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? गैस, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? तो यहां क्या लगेगा? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और यहां पर जो टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। और इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, एस वेप और एस लिक्विड का मतलब मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपर्स एंड मोलर एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, ठीक है? एक और प्रोसेस आती है, कौन सी आती है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? डायरेक्ट कोई सॉलिड जो रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। यानी यहां क्या आ जाएगा? वेपराइजेशन, ठीक है? और इसके लिए डेल्टा एच सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर एट विच सब्लिमेशन टेक्स प्लेस। यानी सब्लिमेशन टेम्परेचर बोलेंगे हम इसे, सब्लिमेशन टेम्परेचर। द टोटल एंट्रोपी change for a spontaneous reaction is given by delta S total, delta S system plus delta S surrounding, which is greater than। अब आप ये कहोगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? जानते हो? जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है, जिन्हें किसी ड्राइविंग फोर्स की जरूरत नहीं होती है। द रिएक्शन विच अकर्स ऑन देयर ओन, जो रिएक्शन अपने आप होती है जिसे किसी भी ड्राइविंग फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे ऊपर टंकी में पानी भरा है, आपने एक छेद कर दिया, पानी अपने आप ही नीचे गिरेगा। अपने आप नीचे गिर रहा है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। पर नीचे से टंकी में पानी ऊपर चढ़ाना है, क्या ये अपने आप चढ़ेगा? उसके लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगी? एक मोटर। और मोटर अकेले से काम नहीं चलेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ेगी। तो जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी से मोटर चलती रहेगी तब तक पानी ऊपर चढ़ता रहेगा। आपने उसे बंद किया, पानी ऊपर चढ़ना बंद हुआ। तो देखो आपका एक ड्राइविंग फोर्स लग रहा है कि नहीं? तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या लगता है? एक ड्राइविंग फोर्स। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है?
जो अपने आप होती हैं, जिनके लिए कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं है, नेचर उन्हें कर रहा है। अब मुझे बताइए, कोयले का जलना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस है। बेटा कोयले को आप जब जलाते हो तो शुरू में आग तो लगानी पड़ेगी, उसके बाद में बैठे बैठे जब तक कोयला नहीं जल जाता क्या माचिस छिलाए रहते हो? तो जलाना पड़ेगा शुरू में। अरे तो इग्निशन टेम्परेचर पर रिएक्शन तो स्टार्ट कराओगे, एक बार रिएक्शन आप स्टार्ट कराओगे तो कोई किक तो जरूरत पड़ेगी आपको, है ना? एक इग्निशन टेम्परेचर पर हर चीज को पहुंचाना पड़ता है, आपने पहुंचा दिया, उसके बाद में क्या दिन भर माचिस छिलाते रहोगे जब तक पूरा नहीं जल जाए? कि वो अपने आप ही जलेगा? अपने आप जलेगा ना। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। माचिस को आपने जलाया, अरे तो जलाना तो पड़ेगा, घिसना तो पड़ेगा भाई, उसे इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना है। और एक बार वो जल गई तो स्वतः अपने आप ही जलती रहेगी। और जब वह अपने आप जल रही है तो वो क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या है? समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? यहां पर बर्फ को हमने रखा और वह पिघल रही है और क्या बन रही है? लिक्विड। कौन सी प्रोसेस है? और बर्फ का जमना नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो बर्फ जमेगी, नहीं तो नहीं जमेगी। ड्राइविंग फोर्स हटा लो, फिर से पिघलना चालू हो जाएगी। जबकि यही प्रोसेस अब यहां से आप चले जाओ पोलर कंट्रीज में, कोल्ड कंट्रीज में, तो वहां बर्फ का पिघलना नॉन स्पॉन्टेनियस है। उन्हें हीट देनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है, तब जाकर वो बर्फ पानी में पिघलती है। हीट देनी बंद करी, वो फिर वापस जम जाएगा पानी, है ना? और बर्फ का जमना वो अपने आप में क्या हो गई है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को पहचानो। तो अगर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जो रिएक्शन अपने आप हो रही है, वहां हमेशा एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन, समझ में आई है? ये हमेशा जीरो से ज्यादा रहेगी, यानी कुछ ना कुछ एंट्रोपी रहेगी, कुछ ना कुछ एंट्रोपी रहेगी। किसमें? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है, हम लोहे की अलमारी बना रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप ही नॉर्मली चल रही है, पेड़ उग रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हो रही है वो सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, और वो सब एंट्रोपी को बढ़ा रही है। तभी हम कहते हैं यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है एंट्रोपी। इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझ लो। क्यों? क्योंकि अभी ये गिब्स फ्री एनर्जी में बहुत काम में आने वाला है, ठीक है? और गिब्स फ्री एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। 12th में भी पहुंचोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे या किसी भी चीज को आप पढ़ते हो तो सब में गिब्स फ्री एनर्जी आ जाती है। बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है बड़ी प्यारी चीज। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि अगर अपने आप में क्या है, एक जो प्रोसेस है, अगर वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो एंट्रोपी क्या होगी बेटा? हमेशा इंक्रीज होगी। इट इज ग्रेटर देन जीरो, सिस्टम और सराउंडिंग की मिलाकर, ठीक है? द चेंज इन एंट्रोपी, दूसरी बात, द चेंज इन एंट्रोपी एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर चेंज इन एंट्रोपी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाती है जीरो के बराबर इक्विलिब्रियम पर। क्योंकि इक्विलिब्रियम में कौन सी प्रोसेस आ गई? इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हो? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब सारी चीजें कॉन्स्टेंसी ले लें। मैंने एक चाय बनाई गरम बढ़िया, लाकर यहां रखी, धीमे धीमे ये क्या होगी? ठंडा होना चालू होगी। क्या इतनी ठंडी हो जाएगी कि बर्फ जम जाए इसमें? नहीं, ये इस टेम्परेचर के बराबर आ जाएगी। तो जैसे इस टेम्परेचर के बराबर आ गई तो अब इससे और ज्यादा ठंडी नहीं होगी और ना इससे और ज्यादा गर्म होगी। तो ये क्या हो गया? ये अपने आप में एक इक्विलिब्रियम आ गया। मैंने ठंडी कोल्ड ड्रिंक रखी, वो गर्म हो गई, क्या खोलने लगी? नहीं, इस टेम्परेचर के बराबर आ गई तो इक्विलिब्रियम आ गया। तो नेचर सारी चीजों में इक्विलिब्रियम रखना चाहता है। क्या रखना चाहता है? इक्विलिब्रियम रखना चाहता है नेचर। और इक्विलिब्रियम जब भी आ जाता है तो सारी चीजें क्या हो जाती हैं? इक्विलिब्रियम में होता क्या है? अब ये हीट ले भी रही है और दे भी रही है, दोनों चीजें कर रही है चाय, ठीक है? इक्विलिब्रियम में होता क्या है?
होता यह है कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलने लगती है, और जब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलने लगेगी तो इसका मतलब उसी रेट से यहां चलेगी बैकवर्ड में, उसी रेट से कहां चलेगी फॉरवर्ड में। अभी इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा आपको। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखो यहां जितना अमाउंट रहेगा उतनी अमाउंट तो यहाँ रहेगा, आप जितनी कोई चीज को बना रहे हो मैं उतनी उस चीज को तोड़ रहा हूं, तो टोटल चेंज क्या हुआ, जीरो हुआ कि नहीं। तो कंसंट्रेशन यहाँ जितना है उतना ही का उतना बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो कॉन्स्टेंसी आ गई। तो एक रिएक्शन आप करा रहे हो और अगर वह रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमें कैसे मालूम चलेगा वहां इक्विलिब्रियम आ गया, सारी चीजों में कॉन्स्टेंसी आ जाएगी। कलर कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट यानी कि फिक्स, अब वो चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब आपको ये लगेगा अब रिएक्शन हो ही नहीं रही, आपको क्या लगेगा, रिएक्शन हो ही नहीं रही है, जबकि रिएक्शन हो रही है लेकिन वो इस रेट से हो रही है कि जिस रेट से फॉरवर्ड उसी रेट से बैकवर्ड। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, जिसमें इट सीम्स टू बी स्टॉप बट रिएक्शन इज गोइंग ऑन। जैसे हमने शक्कर ली और पानी के अंदर घोली, भैया शक्कर बड़े आराम से घुलेगी, रिएक्शन एक डायरेक्शन में ली, हम घोलते आ रहे, एक टाइम आएगा शक्कर घुलनी बंद हो जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा शक्कर डाली है वो नीचे डल गई। अब आप 1 घंटे बाद भी लौट कर आओगे उतनी शक्कर वहां मौजूद है पानी के अंदर, है ना। 2 घंटे बाद भी लौट कर आए तो आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे रिएक्शन नहीं हो रही, पर ऐसा नहीं है, उसमें शक्कर घुल रही है और जो घुली हुई शक्कर है वो क्या हो रही है, अनडिजॉल्व हो रही है, और ये बराबर रेट से हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या नजर आ रहा कि भाई रिएक्शन नहीं चल रही, जबकि रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन उसके अंदर चल रही है, उसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम पर कोई भी आ जाता है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्सिबल, क्या हो गई। और रिवर्सिबल में हमेशा आपने देखा एंट्रोपी क्या हो जाती है, चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था इररिवर्सिबल में एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहां पर एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी भैया, अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। तो जैसे मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, अब बताओ यहां एंट्रोपी कैसी है, अरे मोबाइल डिस्चार्ज है इसका मतलब उसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो किस पर आ गई है, इक्विलिब्रियम पर आ गई है भैया, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो गई है, जीरो हो गई है, अभी कोई एंट्रोपी में चेंज, ठीक है। समझ में आ गई बात, नहीं आई, ठीक। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अपन कल देखेंगे और कल ही हम लोग देखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी को, ठीक है।